नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का अलग ही फॉर्मूला है। उनकी पार्टी टीएमसी विपक्षी एकता के साथ भी रहेगी और बीजेपी के साथ ही सीपीएम और कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ेगी। तो सवाल ये है कि वो कैसी रणनीति है। इस सवाल पर लोगों को संदेह हो सकता है या फिर कुछ कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी बिल्कुल स्पष्ट हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर वो विपक्षी एकता के साथ होंगी, लेकिन राज्य में चुनाव में वो सभी दलों से लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि टीएमसी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में भाजपा को हरा देगी। सीएम ने आगे कहा, पंचायत चुनावों के बाद हम केंद्र में बीजेपी को हराएंगे और देश में एक विकासोन्मुख सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि सीपीआईएम, कांग्रेस और भाजपा ने यहाँ गठबंधन बनाया है, उन्हें हराएंगे। दिल्ली में हमारा महागठबंधन होगा, यहाँ हम बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ऐसी खबर चल रही है कि आखिरकार मणिपुर पर गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री जी से बात की है। पिछले 55 दिनों से मोदी जी ने मणिपुर पर एक शब्द नहीं कहा है। पूरा देश उनकी मणिपुर की बात सुनने का इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी सही में मणिपुर के बारे में कुछ भी सोचते हैं तो सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री को बर्खास्त कीजिए, उग्रवादी संगठनों व असामाजिक तत्वों से चुराए हुए हथियार जब्त करें, सभी पक्षों से बातचीत शुरू करें और साझा राजनीतिक रास्ता निकाला जाए। सुरक्षा बलों की मदद से ब्लॉकेड खत्म करें, राष्ट्रीय राजमार्गों को खोलकर और सुरक्षित रखकर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। प्रभावित लोगों के लिए राहत, पुनर्वास और आजीविका का पैकेज बिना देरी किए तैयार किया जाना चाहिए। घोषित राहत पैकेज अपर्याप्त है। उन्होंने कहा कि भाजपा और मोदी सरकार का कोई भी प्रोपेगेंडा मणिपुर हिंसा में उनकी घोर विफलताओं पर पर्दा नहीं डाल सकता है। कांग्रेस ने तेलंगाना के सीएम केसीआर की पार्टी बीआरएस को बड़ा झटका दिया है। पूर्व सांसद पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, तेलंगाना के पूर्व मंत्री जुपल्ली कृष्णराव समेत 10 नेता सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में इन नेताओं ने पार्टी का हाथ थामा। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी खम्मम लोकसभा सीट से पूर्व सांसद हैं। रेड्डी ने वाईएसआर कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीता था। इसके बाद ये केसीआर की पार्टी में शामिल हो गए थे। कृष्ण राव तेलंगाना की के चंद्रशेखर राव सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री रह चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने नई दिल्ली स्थित एआईसीसी कार्यालय में तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात भी की। वहीं सामने आया है कि तेलंगाना में चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए राहुल गांधी 2 जुलाई को तेलंगाना का दौरा करेंगे। तेलंगाना के नेताओं को कांग्रेस में शामिल कराने के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि पूरे देश में बदलाव की हवा महसूस हो रही है। ये बदलाव की हवा भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुई, जिसका असर आपने कर्नाटक में देखा। उन्होंने कहा कि आज तेलंगाना के कई महत्वपूर्ण नेता कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं और इन सभी ने पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर लंबी बात की है। भाजपा समर्थक एक नई जन्मी पार्टी ने मणिपुर के हालात के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। इस नई पार्टी मणिपुर पैट्रियोटिक पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर कहा कि मणिपुर में जो हो रहा है उसके लिए दरअसल कांग्रेस ही जिम्मेदार है। इंडिया टुडे ने उस पत्र के आधार पर बाकायदा एक खबर भी चला दी। फौरन ही भाजपा प्रवक्ता अमित मालवीय समेत इंडिया टुडे की उस रिपोर्ट को शेयर करने लगे। हालांकि कांग्रेस ने फौरन उसी नई पार्टी की पड़ताल कर डाली और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि बीजेपी से मणिपुर संभाले नहीं संभल रहा है, स्थिति लगातार बिगड़ रही है और इन लोगों के लिए अभी भी झूठ फैलाना ज्यादा जरूरी है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस नई पार्टी का भेद खोलते हुए ट्वीट किया। पहले इंडिया टुडे ने एक खबर चलाई कि मणिपुर पैट्रियोटिक पार्टी के संगठन महासचिव नाओरेम मोहन ने कांग्रेस को मणिपुर में भड़की हिंसा का जिम्मेदार ठहराया। भाजपा के फेक न्यूज सरगना अमित मालवीय ने आदत से मजबूर बिना वक्त गंवाए इन झूठ को तुरंत साझा किया। कांग्रेस प्रवक्ता ने लिखा, इस पार्टी का गठन कब हुआ ये खुद संदिग्ध है। इस पार्टी का ट्विटर हैंडल इसी महीने जून 2023 में शुरू हुआ, जिसका 1 फॉलोअर है और 7 लोगों को फॉलो कर रहा है। साथ ही इस हैंडल पर एक ही ट्वीट किया गया है। अब विडंबना ये है, ये मणिपुर पैट्रियोटिक पार्टी कब बनी, ये नाओरेम नामक आदमी कौन है, ये किसी को नहीं पता। ये अलग बात है कि अभी तो ये अपने आप को भाजपा का सदस्य ही बता रहा था, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को रीट्वीट करते नहीं थक रहा था। सुप्रिया ने लिखा, तो अपनी नाकामियों का ठीकरा कहीं और मत फोड़िए। मणिपुर आपकी नाक के नीचे जल रहा है और आपको झूठी खबरें फैलाने से फुर्सत नहीं है। गृहमंत्री और प्रधानमंत्री जी थोड़ी तो शर्म कीजिए। सुप्रिया श्रीनेत के बाद कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी इस मणिपुर की नई जन्मी पार्टी और अमित मालवीय के ट्वीट को लेकर सवाल किए हैं। भारतीय युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने सोशल मीडिया पर तीखा हमला बोला है।
उन्होंने कहा है कि मणिपुर हिंसा के जिम्मेदार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से सवाल पूछने की जगह रातों रात बीजेपी आईटी सेल के साथ मिलकर एक फर्जी पॉलिटिकल पार्टी मणिपुर पैट्रियोटिक पार्टी को जन्म दिया गया। बीजेपी कार्यकर्ता नाओरेम मोहन को इस पार्टी का महासचिव बना दिया गया और हर बार की तरह कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने के लिए अमित मालवीय और इंडिया टुडे ने एक प्रोपेगेंडा आर्टिकल लिख दिया। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने न्यूज चैनल के मालिक से सवाल किया है कि आप बता सकते हैं इस फर्जी पार्टी का गठन कब हुआ, बीजेपी कार्यकर्ता कब इसका महासचिव बना, आपके चैनल ने क्या इस खबर की कोई पड़ताल की थी। बता दें सोशल मीडिया पर इस नई पार्टी के मालिक के पुराने ट्वीट्स साझा किए जा रहे हैं जो बीजेपी और पीएम मोदी के लिए हैं और उसने दावा भी किया है कि वो बीजेपी के लिए काम करता है। कुल मिलाकर पोल खुल गई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सोमवार को कहा है कि हर सरकार के खाते में उपलब्धियां होंगी, मोदी सरकार भी ऐसा ही करती है। अगर मोदी सरकार कुछ क्षेत्रों में मजबूती से खड़ी है तो इसका कारण ये है कि वो यूपीए सरकार के कंधों पर खड़ी है। उन्होंने ट्विटर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस आर्टिकल का जवाब दिया है जिसमें मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखे अपने लेख में वित्त मंत्री ने लिखा है कि विपक्ष की भूमिका अदालतों में याचिका दायर करके मोदी सरकार के कामकाज में बाधा डालने और देरी करने की रही है। उन्होंने लिखा है कि जीएसटी, आर्टिकल 370, वैक्सीनेशन, 3 तलाक, सेंट्रल विस्टा सहित 15 से ज़्यादा मामलों में विपक्ष कोर्ट गया और उसे हार का सामना करना पड़ा है। वहीं पी चिदम्बरम ने लिखा है कि वित्त मंत्री डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का श्रेय लेते हैं। वो भूल गई हैं कि आधार की परिकल्पना, निर्माण और कार्यान्वयन यूपीए सरकार द्वारा किया गया था और डीबीटी के तहत पहला हस्तांतरण यूपीए सरकार द्वारा किया गया था। माननीय वित्त मंत्री 11.72 करोड़ शौचालयों के निर्माण का दावा करते हैं। उन्हें अपनी ही सरकार की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए कि उनमें से कितने पानी की कमी के कारण अनुपयोगी हैं। विपक्षी एकता की पटना में पहली बैठक से पहले ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने विपक्षी एकता से अलग हटने की चेतावनी दी, जिसके बाद कहा जाने लगा कि विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि सीपीआई महासचिव डी राजा ने आपकी इस धमकी के बीच कहा है कि ये विपक्षी एकता के लिए झटका नहीं है और उन्होंने कहा कि स्वतंत्र राजनीतिक दलों के रूप में कुछ मामलों पर छोटी मोटी विसंगतियां हो सकती हैं, लेकिन इस पर काबू पाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी गुट का नेतृत्व फिलहाल कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन बीजेपी ऐसे मामलों को उठा रही है क्योंकि वो 2024 के लोकसभा चुनावों के संभावित नतीजे से डरती है। सीपीआई नेता ने कहा, मैं जो समझता हूं वो ये है कि ये बैठक में अंत तक मौजूद थे और अपनी यात्रा प्रतिबद्धताओं के कारण वो चले गए। डी राजा ने कहा कि वो बेहद आशावादी हैं कि सभी गैर भाजपा धर्मनिरपेक्ष दल 2024 में भाजपा को हराने के लिए एक साथ आएंगे। बता दें, डी राजा का ये कहना है कि केजरीवाल का नाराज होना ये विपक्षी एकता के लिए झटका नहीं है, एक बड़ी बात मानी जा रही है और कहा जा रहा है कि विपक्ष भी केजरीवाल को लेकर कुछ अधिक गंभीर नहीं है। भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली कुछ शीर्ष पहलवानों ने विरोध प्रदर्शन वापस लेने का निर्णय लिया है। उन्होंने अब अदालत में लड़ाई लड़ने का फैसला किया। करीब 5 महीने पहले उन्होंने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस बीच उन्होंने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। शीर्ष पहलवान साक्षी मलिक समेत पहलवानों ने ट्विटर पर यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि भले ही वो प्रदर्शन को वापस ले रहे हैं, लेकिन उनकी अदालत में लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने ट्वीट कर इस फैसले के पीछे 2 वजहें बताई हैं। उन्होंने लिखा है, सरकार के साथ 7 जून को हुई वार्ता में सरकार ने जो पहलवानों के साथ वादे किए उन पर अमल करते हुए महिला कुश्ती खिलाड़ियों द्वारा महिला उत्पीड़न एवं यौन शोषण के संबंध की गई शिकायतों में 6 महिला पहलवानों द्वारा दर्ज एफआईआर की दिल्ली पुलिस जांच पूर्ण करके 15 जून को कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। इस केस में पहलवानों की कानूनी लड़ाई सड़क की जगह कोर्ट में जारी रहेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता। उन्होंने दूसरी वजह बताई है, कुश्ती संघ के सुधार के संबंध में नई कुश्ती संघ के चुनाव की प्रक्रिया वादे के अनुसार शुरू हो गई है, जिसके चुनाव 11 जुलाई को होना तय है। इसके संबंध में सरकार ने जो वादे किए हैं उस पर अमल होने का इंतजार रहेगा। महिला पहलवानों को लेकर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि पहलवानों ने यह कन्फ्यूजन कर दिया कि जैसे कोई समझौता हो गया है, जो कि नहीं हुआ था। लेकिन अभी मेरे पास राजस्थान से लोग आए थे कि ये तारीख दे देंगी तो 1 लाख की मीटिंग होगी। सत्यपाल मलिक ने कहा कि इनसे लोगों को हमदर्दी है और 2-3 भी मीटिंग हो जाएंगी तो सरकार की चैं बोल जाएगी, लेकिन ये तारीख नहीं दे पा रही हैं, ये तय नहीं कर पा रही हैं कि लड़ना है या नहीं लड़ना है। राकेश टिकैत और नरेश टिकैत पर सरकार से मिले हुए होने को लेकर जब सत्य हिंदी ने सवाल पूछा तो सत्यपाल मलिक ने कहा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता,
लेकिन ये सब जानते हैं, सबको पता है कि कौन लोग थे जो ढीले पड़े थे और बच्चों को भी ढीला किया था। महिला पहलवानों के भविष्य को लेकर उन्होंने कहा, ये पहलवानों के ऊपर है कि अगर ये अभी भी लड़ना चाहेंगी तो कामयाब हो जाएंगी। प्रधानमंत्री आज भारत लौट आए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर कदम रखते हुए उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य पार्टी नेताओं से पूछा कि भारत में क्या हो रहा है। हालांकि पीएम मोदी मात्र 6 दिनों की विदेश यात्रा पर थे। पार्टी नेता जो हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने गए थे, उन्होंने पीटीआई को ये जानकारी दी। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने संवाददाताओं से कहा, उन्होंने नड्डा जी से पूछा कि यहाँ कैसा चल रहा है और नड्डा जी ने उन्हें बताया कि पार्टी के नेता उनकी सरकार के 9 वर्षों के रिपोर्ट कार्ड के साथ लोगों तक पहुंच रहे हैं और देश खुश है। पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा सांसद परवेश वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि देश में क्या हो रहा है और पार्टी का जनसंपर्क अभियान कैसा चल रहा है। हमने उन्हें इसके बारे में अवगत कराया है। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बैठक से पहले बराक ओबामा ने भारत में मुस्लिमों की स्थिति का जिक्र क्या कर दिया। बीजेपी समर्थकों और नेताओं ने उन पर हमलों की बौछार कर दी है। सोशल मीडिया पर बीजेपी समर्थक तो अनाप शनाप लिख ही रहे हैं। अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बाद देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा आरोप लगाया है। निर्मला सीतारमण ने रविवार को आरोप लगाया कि जब ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति थे, 6 मुस्लिम बहुल देशों पर 26,000 से अधिक बमों से हमला किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे में उनके दावों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। इतना ही नहीं, निर्मला सीतारमण ने ऐसी टिप्पणी करने के साथ ये भी कहा वो खुद पर संयम बरत रही हैं क्योंकि वो अमेरिका के साथ दोस्ती को महत्व देती हैं। सीतारमण ने कहा, यह आश्चर्य की बात थी कि जब प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर थे तो एक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति भारतीय मुसलमानों पर बयान दे रहे थे। बता दें, ओबामा को पीएम मोदी अपना दोस्त बताते रहे हैं और उनसे बात करने के तरीके पर उन्होंने अभिनेता अक्षय कुमार के साथ एक साक्षात्कार में खुलासा किया था कि वो और बराक ओबामा एक दूसरे के साथ तू ताड़ी करके बात करते हैं। बराक ओबामा के मोदी को लेकर बयान देने के बाद बीजेपी लगातार उन पर हमलावर है। इस बीच आरजेडी सांसद मनोज झा ने निर्मला सीतारमण के ट्वीट को रीट्वीट कर कहा है कि अर्बन नक्सल की सूची में एक नई एंट्री कर दी गई है और वो कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा है। जय हिंद। इसके साथ ही मनोज झा ने एक अन्य ट्वीट में आपातकाल पर बात करते हुए मोदी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि इंदिरा जी के सलाहकारों में अव्वल दर्जे की चतुराई, धूर्तता की कमी थी, इसलिए आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी लगाने की सलाह दे दी। उनके सलाहकार भी अगर आज वालों की तरह होशियार धूर्त होते तो कहते कि 352 की कोई ज़रूरत नहीं, हम उसके बगैर ही लोकतंत्र की आत्मा का कत्ल कर देंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।